नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कर्नाटक चुनाव में अब भले ही 1 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी घर के साथ साथ बाहर भी मुश्किलों में फंस चुकी है। कांग्रेस की अडानी मामले में जेपीसी की मांग को शरद राव पवार ने गैर जरूरी बता दिया है, तो प्रधानमंत्री की डिग्री वाले मुद्दे को भी शरद पवार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं ने खारिज कर दिया है। वहीं गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि विदेश में राहुल गांधी ऐसे बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं जिनसे मिलना नहीं चाहिए, जो अनडिजायरेबल है। इस बीच नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के सुपुत्र अनिल एंटनी और सीआर केशवन कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर, कांग्रेस अपनों से लड़े या बीजेपी से। ये घर से बाहर तक घिर चुकी कांग्रेस की तस्वीर है और मुश्किल ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़े या अपनों से निपटे, क्योंकि शरद पवार ने तो अडानी मुद्दे पर जेपीसी को लेकर कांग्रेस को जबरदस्त झटका देते हुए कह दिया है कि कई और मैं कुछ जेपीसी का अध्यक्ष भी रहा हूं। जेपीसी का गठन बहुमत के आधार पर होता है, इसीलिए जेपीसी के 21 सदस्यों में से 15 सत्ता पक्ष और 6 विपक्ष के होंगे। जेपीसी की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति ज्यादा प्रभावी होगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पवार ने कहा, लगता है कि ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया। ऐसे हंगामे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर इसके बाद कांग्रेस की अलका लांबा ने शरद पवार को लालची नेता तक कह दिया। बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को भी शरद पवार और जयंत चौधरी जैसे नेता कोई मुद्दा नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसी बीच गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि राहुल गांधी ने विदेश में एक अवांछित यानी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मुलाकात की थी। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अगर गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इसीलिए छोड़ी है कि वो इस तरीके के बयानात देते रहें। उधर राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्शन को लेकर वो गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसीलिए 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन भी करने वाले हैं। पहली बार तो चलो पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन जब 5 साल बाद आप वोट लेने जाते हैं तो आपके चेहरे पर वोट पड़ता है ना, आपके काम पर। इस बीच नेताओं का कांग्रेस छोड़ो अभियान भी जारी है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी घर से बाहर तक चौतरफा गिर चुकी है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस जाए तो जाए कहां? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। कांग्रेस के संकट काल का विश्लेषण देखिए, घर से बाहर तक गिरी हुई कांग्रेस का संपूर्ण विश्लेषण, सुप्रसिद्ध विश्लेषण। संकट नंबर 1, संकट नंबर 2, संकट नंबर 3, संकट नंबर 4। पहले आता है संकट नंबर 1। शरद राव पवार ने अडानी पर जेपीसी और मोदी की डिग्री वाले मुद्दे की हवा निकाल दी शरद राव पवार ने। संकट नंबर 2, कांग्रेस छोड़ो अभियान से जुड़ा किरण रेड्डी, अनिल एंटनी और सीआर केशवन का नाम, यानी कई वरिष्ठ नेता, युवा नेता और नए नवेले नेता, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। संकट नंबर 2। संकट नंबर 3, गहलोत के खिलाफ पायलट की बगावत पार्ट 2। कुल मिलाकर सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पे एक्शन नहीं लिया। ये लोग दोनों मिले हुए हैं जी, मिले हुए इस बार केजरीवाल नहीं कह रहे, मिले हुए इस बार ही सचिन पायलट कह रहे हैं अशोक गहलोत को। यानी कौन किसकी गोदी में बैठा हुआ है यह निर्धारित करना पड़ेगा। संकट नंबर 4 जो इस समय महत्वपूर्ण है वो ये है कि गुलाम नबी बोले विदेश में राहुल गांधी ऐसे बिजनेसमैन से मिलते हैं जिनसे नहीं मिलना चाहिए। वो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है जिसका जिक्र गुलाम नबी साहब कर रहे हैं? बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक है
और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जो मोदी को गाली देता है वो कांग्रेस परिवार को, गांधी परिवार को बेहद पसंद आ जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे और बड़े सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मेरा बड़ा सवाल है, 2024 के युद्ध से पहले ही कांग्रेस घर से बाहर तक हर मोर्चेबंदी में क्या फेल हो रही है? इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं। कांग्रेस जाए तो जाए कहां? मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शुभ्रास्त्रा मौजूद है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है, राइटर है। मेरे साथ उदित राज है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और मैं सीधा रुख करता हूं सुरेंद्र राजपूत और शहजाद पूनावाला का। पूनावाला साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं, आपसे जानने की और समझने की कोशिश करता हूं, आखिरकार ये सब कुछ के हर चीज के पीछे के भारतीय जनता पार्टी है। देखिए अमीश जी, क्योंकि आपका जो शीर्षक है जाए तो जाए कहाँ, ये टैक्सी ड्राइवर के गाने से शीर्षक लिया गया है। उसकी एक पंक्ति में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। शायर लुधियानवी की लिरिक्स है, अपना भी गम है उनका भी गम है, अब इस पार्टी के बचने की उम्मीद कम है, एक कश्ती 100 तूफा जाए तो जाए कहा। ये असली पंक्ति है उस पूरे गाने की। देखिए पीपीए चल रहा है, आज़ाद साहब ने तो आरोप लगाए हैं और वो आरोप जो लगाए हैं बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन का A to Z का किस्सा है। परंतु हमें पता है कि किस प्रकार से कॉटरो की मामा के साथ प्रथम परिवार के रिश्ते थे। ये मैं नहीं, मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में कहा है किस प्रकार से उनका आना जाना होता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था। वो गोसेन साहब ने अपनी पूरे स्टेटमेंट में बोला और देवेगौड़ा जी की समय पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। किस प्रकार से एंडरसन को भगाया गया, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और कौन से प्लेन से भगाया गया वो भी आपको पता है। तो ऐसे अनडिजायरेबल अवांछनीय बिजनेसमैन के साथ कैसा इनका रिश्ता रहा है, इसकी तो बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। परंतु देखिए दूसरा आरोप कौन लगा रहा है? पायलट साहब। पायलट साहब कहां से? उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं की सरकार को घेर रहे और कह रहे हैं कि प्रावधान पूरे नहीं किए। और तीसरी बात देखिए, पवार साहब ने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बातें कही हैं। पहले उन्होंने सावरकर जी पर आईना दिखाया राहुल गांधी को, जो सावरकर जी का अपमान करते हैं। फिर उन्होंने आईना दिखाया ईवीएम्स के मुद्दे पर, उनकी पार्टी ने आईना दिखाया। फिर जिस प्रकार से उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कहा कि ये टारगेटिंग है, तो उस पर अलका लांबा जैसे नेता, जो एक मतलब मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति से अपरिचित है, इस प्रकार के वरिष्ठ नेता को लालची और कायर कहना, क्या ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है? और आखिरी बात जो आज भी, मतलब अगर अलका लांबा कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता है, सुरेंद्र राजपूत भी आधिकारिक प्रवक्ता है, मैं उनका सीधा रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे ये मूल सवाल पूछता हूं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि जिन नेताओं से नहीं मिलना चाहिए था उनसे मिल रहे हैं। खबर ये आई, शरद राव पवार ने बोला कि अदानी मुद्दे के ऊपर जेपीसी की जो डिमांड है उसका कोई तर्क ही नहीं बनता, और जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है एक बिजनेसमैन को, उसका भी कोई औचित्य नहीं बनता। तीसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की एक लॉबी कह रही है कि अदानी का मुद्दा यहां उठाना फायदेमंद नहीं होगा। तो सवाल यही आता है, आप लोग जाए तो जाए कहां? घर में भी घिर गए, बाहर भी घिर गए। राजपूत जी। अमीश भाई कहते हैं ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, भी शहजाद ने साहिर की लाइन सुनाई थी तो मुझे भी शाहिर की दूसरी लाइन याद आ गई जी। कहते हैं कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा, जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, और रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी हसीन होगी। आप इसको बहुत स्पष्ट जान लीजिए, जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो लोग कांग्रेस की नीति रीति विचारधारा के साथ नहीं वो छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग अपने बंगले के लिए कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो जो लोग अपनी कमजोर माँ को एक बंगले के लिए छोड़ सकते हैं, तो उनकी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब के पास हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है, तो बंगला छोड़ करके और आरोप लगाएं और आरोप को पुष्ट करें कि राहुल गांधी किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते हैं। और अगर राहुल गांधी किसी अवांछित आदमी से मिल रहे थे तो वहां पर क्या गुलाम नबी आजाद अभी तक देश की सुरक्षा और रक्षा को खतरे में डाल करके जो सो कॉल्ड उन्होंने अवांछित कहा, तो वो अब तक के अंडे सेक रहे थे? गुलाम नबी आजाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे, क्योंकि
हाँ, बड़ा सुन लीजिए, नहीं, अभी ये पहले बात सुनिए मतलब पूरी, आप ये उचित गुलाम नहीं। नबी आजाद ने मेरे को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैंने कांग्रेस को जितना दिया है उसका सिर्फ 1% शायद लिया होगा, मैंने 99% दिया है। मैंने कई राज्यों में सरकारें बनवा के दी है और मैंने राजीव जी का भी काल देखा, मैंने इंदिरा जी का भी काल देखा, मैंने सोनिया जी का भी काल देखा, मैं ये काल भी देख रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस काल में गाली देना पसंद है लोगों को, लेकिन पुराने काल में पसंद नहीं था। सुरेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। हाँ, बिल्कुल सही कहा गुलाम नबी साहब ने। गुलाम नबी साहब को 52 साल में कांग्रेस ने जितना दिया, अगर उसका 1% भी उन्होंने कांग्रेस को वापस किया होता तो आज की डेट में उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती और हम इतने कमजोर नहीं होते। शरद पवार, अरे शरद एक मिनट यार, आप अमीश भाई, आपके साथ बड़ी समस्या है कि क्या नाम, ये शहजाद भाई को तो आप पूरा अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं। जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला मतलब सर, बोलने ही नहीं देते क्या? जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला, इसीलिए आपने साहिर की लाइनें पूरी करी। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या करा। उसके बाद आपने बंगले की बात करी, उसके बाद आपने अंडे की बात करी, उसके बाद भी मैंने आपसे सवाल पूछा। मेरा अगला सवाल भी गुरुजी आपसे सुन लीजिए, मेरा, क्योंकि नहीं ना, आप ज्यादा नहीं, पहले गुलाम नबी को निपटा लेना। अच्छा, पहले गुलाम नबी को निपटा रहे, शरद पवार साहब के पास ऊपर आएंगे। हाँ बिल्कुल, पहले गुलाम नबी को निपटा ले हम। हाँ, अरे शहजाद भाई, बड़े आप नूरे नजर हो रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी आपके पास अपने पास ले लो। और मेरी तो अच्छी डिबेटें होती है सुरेंद्र भाई, आप बोलिए शब्दों को आप क्यों सुन लीजिए। हाँ, नहीं, मैं आपको बताएं, आप छोटे भाई जैसे हो, अपनी जगह ठीक है, गलत जगह चले गए हो, कल वापस आ जाओगे। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर 1% भी गुलाम नबी आजाद साहब ने वापस किया होता कांग्रेस को, 50 साल में 4-4, 5-5 बार जिसको राज्यसभा दी हो, 2-2, 3-3 बार जिसको एमपी बनाया हो, और वो भी कश्मीर के अलावा कभी महाराष्ट्र से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, उसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो महासचिव नहीं रहे हो। और जहां जहां महासचिव रहे, चाहे आंध्रा के महासचिव रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद भी वो लोग अपना करते रहे और हम लोग चिल्लाते रहे कि साहब इनको मत दो राज्यसभा, लेकिन हमारी न बात मान करके दिल्ली उनको राज्यसभा देता रहा। चाहे अशोक गहलोत साहब से पूछ लो। अब ऐसा आदमी अगर इसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाए तो लानत है ऐसे आदमी पर। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लानत आपने मेन दी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ एक वाक्य जी देखिए, अरे आप आ जाओ ना, शरद पवार साहब तो आ जाओ। जी शरद पवार साहब वाले। सुरेंद्र जी, एक मिनट, अब मुझे भी मौका दीजिए। आप 30 सेकंड देखिए, इन्होंने एक गाना कोट किया, जितनी रात संगीन उतना दिन हसीन। एक्चुअली इनका क्या कहना होना चाहिए था कि इस रात की सुबह नहीं, चुप तुम रहो चुप हम रहे। ये दरअसल वो गाना चाहते हैं। देखिए, एक तो गुलाम नबी आजाद, यदि वो केवल बंगले के लालची थे तो आपने इतने इतने बड़े पद कैसे दे दिया उनको। दूसरी बात, आप गुलाम नबी आजाद की जो मेन बात है उस पर जवाब पहचान नहीं पाए, क्यों आकर नहीं कहते? अच्छा, 50 वर्ष लग गए आपको पहचान में नहीं आया? इंदिरा जी नहीं पहचान पाई उनको, स्वर्गीय राजीव जी नहीं पहचान पाए उनको, सोनिया जी नहीं पहचान पाए, राहुल जी पहचान पाए। वो सुरेंद्र जी देखिए, एक एक करके बात करते हैं। हम तो आपको भी नहीं पहचान पाए भाई साहब, आप मुझे पहचान जाते तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं रखती। पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है आज। मैं आपसे दो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी, सुरेंद्र जी, ये आपकी ना शैली है, आपकी शैली बीच में बोलने की नहीं है वैसे आमतौर से। आप सुन लीजिए, आप मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री है, सुन लीजिए। मैं केवल दो स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहली बात, क्या पायलट जी का आरोप आप ही की सरकार पर कि ये इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, क्या सही है और क्या वो भी बीजेपी से प्रेरित है? और दूसरी बात, शरद पवार जी ने जो कहा है, यदि वो कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट टारगेटिंग है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि सावरकर जी के विषय पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो क्या वो बीजेपी की ट्रेनिंग से बोल रहे हैं, या आप मानते हैं कि अलका लांबा ने जो कहा है कि लालची कायर है वो सही बात है? आप बताइए, क्या वो लालची कायर है? अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की, तो आज बोल दे कि वही स्टैंड है कांग्रेस का। जी, मैं जवाब दे दूं जी। शरद पवार साहब हमारे बड़े वरिष्ठ और सम्माननीय नेता हैं, उनके खिलाफ किसी भी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बात हुआ है, वो पर हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं के करा। नेता नहीं, वो एनसीपी के नेता और अरे गलत हुआ है। अब एक मिनट, फिर पूरी बात आ जाने दीजिए, क्योंकि ऐसी बातें उचित नहीं होती, क्योंकि फिर मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। कभी किसी ने भावावेश में आकर के कर दिया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन शरद पवार साहब का आज की डेट में पक्ष विपक्ष सभी लोग पितृतुल्य सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं का, उनकी बातों का सब लोग आदर करते हैं। उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने निर्णय हो सकते हैं। कुछ निर्णयों से हम सहमत हैं, कुछ निर्णयों से हम नहीं सहमत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका हम सम्मान नहीं करें। नंबर एक।
नंबर 2, शरद पवार साहब जेपीसी की मांग नहीं कर रहे, लेकिन शरद पवार साहब बाकी सारे मुद्दों पर विपक्ष के साथ हैं। आपने ये तो नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने साथ में उसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता नहीं हो सकती। उन्होंने आपने ये तो नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत प्रॉमिसिंग नेता है। आपने ये भी नहीं बताया कि शरद पवार साहब ने यह कहा हो कि सारी विपक्षी नेताओं की धुरी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। सच बात यह है कि शरद पवार साहब जेपीसी की मांग तक, जब संसद तक मांग थी तब तक साथ थे। अब संसद खत्म हो गई तो अब इस समय जेपीसी की मांग करना भी आगे अगली जब सदन आएगी तो निश्चित तौर पर हम जेपीसी कमाल की बात कर रहे हैं। अब आपने बोला कि आपने जी एक सेकंड उदित राज वेट कर रहे हैं। शरद राव, आप कह रहे हैं शरद राव पवार का, आप शरद राव पवार ने जो राहुल जी के बारे में अच्छा बोला वो तो आपने नहीं बताया, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट के अंदर, जेपीसी और अदानी, दोनों मुद्दों की उन्होंने हवा निकाल दी। हवा निकाली कि नहीं निकाली? उन्होंने बोला ये दोनों मुद्दे स्टैंड ही नहीं करते आज की डेट के अंदर। क्या कहिएगा? ये शरद पवार साहब का अपना निजी निर्णय है, और शरद पवार साहब तो अभी आपने बोला वो पिता तुल्य है, तो पिता को ही अगर सलाह दे रहा है तो मानते क्यों नहीं है आप लोग? दिक्कत नहीं। अरे फिर वही, आप ये कंपल्सन क्यों करते हैं? कंपल्सन नहीं है, राजनीति में कंपल्सन थोड़ी होता है। कमाल की बात है आपकी नहीं, पार्टी, आप कमाल की बात है आपकी पार्टी की प्रवक्ताओं को लालची कह रही है। मानते सुनिए, देखिए एक बार मैंने उस पर कह दिया, अब उन्होंने गलती से कह दिया, कार्रवाई होगी उस प्रवक्ता के ऊपर? अगर आप तूल देंगे तो गलत बात। नहीं, क्यों तूल नहीं देंगे? मैं पूछ रहा हूं क्या उस प्रवक्ता पे कार्रवाई होगी जिसने आपके पिता तुल्य ने, आपने बोला पिता तुल्य नेता पर कार्रवाई होगी? अब आप असली रूप में आ गए अमीश देवगन, अब आप असली रूप में आ गए। आप सीधे कहिए ना कि आप भारतीय जनता पार्टी को लाभ देना चाहते हैं। अच्छा, आप सीधे शरद पवार बीजेपी को लाभ दे रहे हैं। शरद पवार का ये बयान बीजेपी को लाभ दे रहा है कि आप शरद पवार साहब को गाली दिलवाना चाहते हैं। इतने सीनियर वरिष्ठ नेता को आप उल्टा सीधा करवाना चाहते हैं। गाली आपकी नेता ने दी, कमाल की बात है। वरिष्ठ और पितृतुल्य नेता पर ओछी टिप्पणियां करवाना चाहते हैं। आपके नेता ने कर दी टिप्पणी, ट्वीट कर दिया, आप करवाना चाहते हैं। मैं तो तब कार्यक्रम भी नहीं कर रहा था, आपके नेता ने कर दी टिप्पणी। अभी अंडे आप दिलवा रहे थे गुलाम नबी आजाद से। गुलाम नबी आजाद की वरिष्ठता शरद राव पवार से कम है, उनको अंडे दिलवा रहे थे। एक तथ्य मैं लाना चाहता हूं, केवल एक तथ्य बताना मुझे शर्म नहीं आती आपको? देखिए शर्म तो उसको आनी चाहिए जो डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य, कृपया करके एक महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि आप अभी अपने शो के लिए तैयार हो रहे थे अमीश जी, अभी हमारे साथ एनसीपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। सचिन पायलट पर एक सेकंड सुरेंद्र जी, एक सेकंड सुरेंद्र जी प्लीज बीच में ना। अभी उन्होंने कहा कि सुरेंद्र जी कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सचिन पायलट पर सुन लीजिए। देखिए उन्होंने कहा कि एक लौता ऐसा बयान है अलका लांबा, पहले पूछा था, प्लीज जनता नहीं सुन पाएगी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक करके 10 सेकंड 15 सेकंड। उन्होंने अभी कहा कि अलका लांबा का बयान एक ऐसा बयान है, वो एक डिफरेंट बयान है, पर ऐसी पार्टी की स्टैंड नहीं है। अभी दूसरे चैनल पर आलोक शर्मा इनके अधिकृत प्रवक्ता बैठे थे, उनके साथ एनसीपी के जो अभी प्रवक्ता बैठे वो बैठे थे। वहां पर आलोक शर्मा ने कहा है क्या पवार साहब का यह कहना है कि सारे लोग जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं वो देशद्रोही है? ये आलोक शर्मा का अभी का 10 मिनट पहले का बयान है, अधिकृत बयान। तो अगर ये कह रहे हैं कि पवार साहब पर हमला वन ऑफ है, ये सच बात नहीं है। अभी उनके प्रवक्ता ने एक दूसरे चैनल पर इन्हीं एनसीपी के प्रवक्ता के सामने उनको चुनौती देते हुए कहा। फिर मैं उदित राज को भी लेता हूं, उदित राज जी को, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव सुन लीजिए पहले सचिन पर भी और इस बयान। एक सेकंड, आपका जब टर्न आएगा सर आप बोलेगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और उदित राज, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और उदित राज, नो वन ऑन स्क्रीन। Hold on. Okay, it is a big political debate. Okay, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, जो लालची बोला गया शरद राव पवार को, उस पर आप क्या टिप्पणी करते हैं? और जो अभी शहजाद बोल रहे हैं। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहन अलका लांबा जी ने शरद पवार जी का नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का एक तंत्र है, उस पर वो बात कर रहे हैं। मैं अब दूसरी बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता से कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो क्या है फोटो में 2 लोग बैठे हैं? क्या अकेले मेरे नेता बैठे हैं? उसमें 2 लोग बैठे हैं, किसके लिए कह रही हैं वो? और मैं ये क्यों मानूं कि मेरे नेता लालची है? मैं ये क्यों मानूं कि मेरे नेता तानाशाही से डरते हैं?
वो संघर्षशील नेता हैं, तो ये इनका इंटरप्रिटेशन है। मैं दूसरी बात एक पूछना चाहता हूं, अमित जी 1 मिनट रुक जाइए, पहले वो 10 अमित जी सेकंड 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, मैं एक प्रश्न, अमित जी या तो आप मेरी बात पूरी सुनिए, अन्यथा आप मेरे को मत बुलाया करिए। आप उसका ट्वीट पढ़िए, उन्होंने पहले कहा मेरे है को बात करने देश दीजिए, के लोगों क्योंकि की मेरे लड़ाई नेता के एक बारे में अकेला बात राहुल चल रही गांधी लड़ रहा है, है। मेरी ये इसलिए ड्यूटी है पवार कि जी मैं पर बात ट्वीट करूं। है। ये ट्वीट पवार जी पर इसलिए क्योंकि मैं देश आपसे की कह रहा लड़ाई हूं, राहुल गांधी मैं अकेला लड़ आपसे रहा है, जब- ये कहा गया है ट्वीट में। आप पढ़ लीजिए ट्वीट, अमित जी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव बोलिए। अगर कांग्रेस की नेता ये बात कहती तो क्या गलत है? उनका अपना परिव्यू है। केवल मैं राहुल अपने गांधी नेता लड़ रहे की हैं। बात कर रहा हूं। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, एनसीपी मैं नहीं दूसरी लड़ रही है बात लड़ाई। कहना Let him चाहता हूं complete. कि डॉक्टर अमित जी सुन तो लीजिए ना, बोलिए आप, क्या आप ही को बेचैनी बोल- है? आप आप ही को बोल रहे हो। एकदम से बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा सुना तो करिए दूसरे को। 23 जनवरी 2023 को डॉक्टर आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। क्या आप बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो उससे सहमत हैं? नहीं है सहमत। क्या उनको कंडेम नहीं है। करेंगे? क्या कंडेम। उनको बीजेपी से निकालने की कंडेम। बात करेंगे? वो तो है ही फिर नहीं बीजेपी में। इनको बहन नहीं अलका है वो। लामा की बात क्यों सुनाई दे रही है? नहीं है वो। इनको बहन अलका लामा पद क्यों के सुनाई दे रही लालची नहीं अकेली? है वो। बोल क्या दिया। कारण है? अब आप बताइए अलका लांबा पे स्टैंड क्या है, क्योंकि राज्यसभा उन्होंने के कहा है मेंबर कि थे एक कि लौता नहीं? लड़ाई देश के राज्यसभा लिए के लड़ रहा मेंबर थे है कि वो राहुल नहीं? गांधी। आप वो भारतीय बताइए। जनता पार्टी के नेता उन्होंने हैं कि शरद नहीं? पवार जी के बारे में कहा है, लालची का है। 23 जनवरी, मैं तारीख के साथ बता अरे मैं रहा हूं। आपको तारीख 23 क्या, मैं आपको जनवरी बता रहा हूं। 23 को एक एक उन्होंने एक तरह करके तरह के ऑल आरोप ऑडियोज लगाए डाउन, हैं। ऑल ऑडियोज डाउन। इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले सुरेंद्र राजपूत ने बोला, जो अलका लांबा ने बोला वो गलत बोला, वो बात ठीक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं उन्होंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। एनसीपी कह रही है देखिए उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। लालची उन्होंने नहीं बोला, फोटो लगाई शरद राव पवार और गौतम अदानी की, उन्होंने उनको लालची नहीं बोला, किसी और को बोला। उदित राज क्या कांग्रेस पार्टी, ओके ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यू गॉट योर टाइम, ओके। उदित राज जी, क्या कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में है? मेरा सीधा सवाल है। समस्या है लेकिन उस समस्या को स्वीकार नहीं करना चाहती। आपने भी आज आचार्य प्रमोद कृष्णम को ट्वीट पे लिखा कि पहले दिल्ली की लड़ाई कर लीजिए, फिर राजस्थान की बात होगी। भाषा को ठीक करिए। उदित राज जी, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं बुलवा के। आपने बोला आप इतना आपकी जो इंसल्टिंग लैंग्वेज है ये नहीं, ठीक मैंने नहीं है। तो आपसे बड़ी सामान्य आपने मुझे लैंग्वेज में बुलाया बात गेस्ट की। के रूप में, तो आप मेरे से तमीज से साथ अरे बात बिल्कुल, करिए। आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। एक सेकंड ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, तमीज से बात करना सीखिए आप। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे बिल्कुल कायदे से मैंने बात करी है, बिल्कुल आपसे बदतमीजी से बात नहीं करी। शांत रहिए अब आप। और इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, राजस्थान पे बड़ा अपडेट है। सुखी रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान है। उन्होंने बोला है ये अल्टीमेटली कुर्सी की लड़ाई है। कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा राजस्थान के। उन्होंने बोला सचिन को मुझसे बात करनी चाहिए थी। और मैं आपको बता दूं, सूत्रों का यह दावा है कि आला कमान आर पार के मूड में है इस समय, और दूसरी तरफ सचिन पायलट भी आर पार के मूड में है। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोट एंड कोट। अनुशासन नहीं भंग होना चाहिए। गहलोत और पायलट दोनों को साथ लेकर चलने का हम प्रयास करेंगे। राजस्थान पे यह बड़ा अपडेट है, यह कुर्सी की लड़ाई है। सुखजिंदर रंधावा ने क्लियर कट कह दिया है यह कुर्सी की लड़ाई है, यानी कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस राजस्थान में कर रही है। तो मैं इंटरवीन कर रहा हूं कि ओबीसी समाज को गाली देना, जज की जीभ काट देंगे, किस प्रकार से पत्रकार की हवा निकाल देंगे, पत्रकारिता को गाली देना, मुझे लगता है यही तो कांग्रेस का एक प्रकार से चरित्र बन चुका है। और इसीलिए इतने बड़े व्यक्तित्व, महाराष्ट्र के इतने वरिष्ठ नेता को भी लालची और कायर कहा जाता है। यही वो मानसिकता, और ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत, गाली और धमकी की दुकान कांग्रेस पार्टी तब्दील हो चुकी है। सुरेंद्र राजपूत बैठे, अधिकृत प्रवक्ता है, क्या उदित राज के दिए गए बयानों पर वो इत्तेफाक रखते हैं? क्या लालची से लेकर जो अब तक जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की गई और हवा निकाल दी, इस प्रकार का जो एक पत्रकारों के खिलाफ बार बार हमला किया जाता है, क्या सुरेंद्र राजपूत इसको कंडोन करते, कंडेम करते? ठीक है, मुझे लगता है वो विषय नहीं है। विषय पर हम आते हैं। नहीं, मूल विषय यही है ना कि बात कोई रखे तो लालची आप अपने अलाय को भी बोल देते हैं। मुझे लगता है अपने घर में किसी से झगड़ के बैठे होंगे जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे शुभराष्ट्रा के पास जाना है। जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं शुभराष्ट्रा, आप लेखिका भी हैं। पॉलिटिक्स इज एक नैरेटिव बिल्डिंग की गेम होती है, नो डाउट। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक तरह से एक अपनी इक्विटी बनाने की कोशिश करी, जो कि जायज है, हर नेता को वो अधिकार है। लेकिन उस इक्विटी को डाइल्यूट जिस तरीके से किया गया है बीते 2 महीनों के अंदर, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? क्योंकि नेताओं को छोड़ना, गुलाम नबी आजाद का कहना कि एक लेट गो एटीट्यूड है राहुल गांधी का, जो जाता है वो चला जाए। आमिश जी, बहुत ही व्यापक रूप में आपने सवाल पूछा है।
लेकिन जिस संदर्भ में बात हो रही है उससे और आज की का जो घटनाक्रम हुआ आपके शो पे, उस सबको जोड़ करके मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, राजनीति सही बात है, नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है, नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, भारत का जो मूल नीति निर्माण की जो परंपरा है वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा विचलन हो नहीं सकता। तो लब्बो लुआब इतना है कि आप अपनी राजनीति किस प्रकार से कर रहे हैं, आपका जन जुड़ाव किस तरीके का है, और आप अलग अलग जन समूह के अवयवों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, पूरी राजनीति इसी से रेखांकित होती है। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से समाज के हर वर्ग के साथ लड़ झगड़ कर बैठी है और हर वर्ग को जिस तरीके से वो गाली गलौज करती है, ये कहीं से भी राहुल गांधी की जो भी मूल अवधारणा रही हो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, उससे तो मुझे मेल खाता नहीं दिखता। आज मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ आमिर जी, क्योंकि फाइनली मुझे लगता है प्राइम टाइम में किसी एंकर ने ये निर्णय लिया कि एक हद के बाद अगर आप अपनी भाषाई मर्यादा पार करेंगे तो आपको हटाया जाएगा। और यही कारण है आमिर जी कि मैंने आपके शो पे कई बार कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ताओं जैसे अलका लांबा को मैंने बिल्कुल ही डीलेजिटिमाइज किया है। मेरी जैसी आवाजें उनके साथ बैठने लायक नहीं है। आप ही के शो में सुरेंद्र जी भी हैं, तीखी बहसें होती हैं, बहुत तीखी बहसें होती हैं, और विचारधारात्मक रूप से हम कभी अग्री नहीं करते, लेकिन कभी गाली गलौज के स्तर पर बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को जेन्युइनली एक सीरियस नेता के रूप में उभरना है तो उनकी जो टीम है उसमें सुरेंद्र राजपूत जैसे लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उदित राज जैसे गुंडे या अलका लांबा जैसे गुंडों को, मवालियों को बिठा करके रखेंगे, सुप्रिया श्रीनेत जैसी बदजुबान औरतों को बिठा कर रखेंगे, तो आपकी पार्टी का जो लोग, हमारे जैसे लोग जो सही में हम लोग स्वतंत्र लोग हैं जी। और हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट दें, लेकिन कारण तो बताए कोई। ठीक है, जिस तरीके से उलझ करके आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं, वैसे तो संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्या आपको संभव लगता नहीं है कि हम सुरेंद्र कांग्रेस राजपूत, पार्टी की तरफ सुरेंद्र आंख राजपूत, उठा करके भी दोबारा जी देखें। यू मेड योर पॉइंट। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है जो रविशंकर प्रसाद ने बोला कि राहुल के कई विदेशी व्यापारिक घरानों से संबंध है और किसी इंटरनेशनल बिजनेसमैन को वो टारगेट नहीं करते, घरेलू बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं, और कुछ इसी तरह का इशारा, मतलब गुलाम नबी आजाद ने तो पत्ते ही खोल दिए। आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं, लेकिन 100 बातों की एक बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है पॉलिटिक्स में, वो होती है नैरेटिव बिल्डिंग। क्या उस नैरेटिव की हवा निकली है जिसकी बात अब, क्योंकि पायलट के वाले मामले में भी हम देख रहे हैं कि वहां तो बीजेपी नहीं है, वहां तो कुर्सी की लड़ाई आप ही के नेता कह रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा साहब। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो आपके यहाँ पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने जो बात करी वो गलत है, इसको हम बहुत स्पष्ट रूप से इसका निषेध करते हैं, नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ शुभराष्ट्र जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ, हाँ मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ शुभराष्ट्र जी, हमारी नेत्री चाहे वो अलका लांबा जी हो चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी हो, ये बहुत ही सम्मानित और बहुत अच्छी प्रवक्ता है। इनको अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ, इनको अगर आप छेड़ेंगे नहीं, सम्मान देंगे तो सम्मान लेना जानती हैं। मैं बहुत, क्योंकि इन्होंने 2 नेत्रियों का हमारे नाम लिया, उस पे मेरी बिल्कुल घनघोर असहमति है। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब। अब आप आ जाइए जी, अब आप आ जाइए आपके सवाल पर। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, एक सचिन पायलट साहब वाला और दूसरा रविशंकर प्रसाद जी वाला। तो मैं चुनौती रविशंकर प्रसाद और गुलाम नबी आजाद साहब दोनों को देना चाहता हूं कि जिस अवांछित व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, गुलाम नबी आजाद साहब से, चूंकि आज की डेट में तो आप ही की गोद में खेल रहे हैं, वो उस व्यक्ति का नाम पूछें और अगर वो अवांछित है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, और वरना ये माने हाथ छोड़ करके कि हमारी सरकार, इनकी सरकार कायरों की सरकार है। इनके पास आईबी भी है, इनके पास ईडी भी है, इनके पास सारे हथियार, सीबीआई भी है, रॉ भी है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी जी किसी अवांछित आदमी से मिलते हैं और गुलाम नबी आजाद साहब को पता है, तो गुलाम नबी आजाद साहब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए अभी तक, और उनके खिलाफ कठोर देशद्रोहात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि साहब आपको पता है कि वो गलत आदमी से मिल रहे हैं और आप सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बता रहे। तो ऐसे गुलाम नबी आजाद साहब को बंगला नहीं, जेल देनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब आप आ जाइए क्या नाम सचिन पायलट साहब पे। रंधावा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हर आदमी राजनीति में आता है और सत्ता प्राप्त उसको मुख्यमंत्री बनना भी लक्ष्य है। तो सचिन पायलट साहब अगर कोई महत्वाकांक्षा है तो वो गलत नहीं, लेकिन अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार संपूर्ण रूप से बहुत अच्छी चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस बात को लेकर के सचिन पायलट साहब अनशन करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत
एक शख्स ने, अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत की बेईमानियों का खुलासा किया है, पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दूसरा हमारा जो नेता है सचिन पायलट, अरे सचिन पायलट कह रहे हैं कि वसुंधरा और गहलोत मिले हुए हैं, आगे खेल रहा है, तो वो भी या तो गलत आप नहीं। देखना नहीं चाह रहे या आप इंकार कर रहे हैं, इकरार आप करना नहीं चाहते, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इंकार भी नहीं कर सकते क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। क्या कहिएगा इसमें? आप सुन लीजिए इस बात को, मैंने कहा ना, सुखी रंधावा कह रहे हैं, अब सुखजिंदर अगर आप रंधावा उसी कह रहे कल की हैं, प्रेस वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी की लड़ाई है, ये कुर्सी का मामला है, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कल आपने अगर सचिन पायलट साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती, सचिन पायलट साहब स्टॉन्च कांग्रेसी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ कहा, जब उनसे यह पूछा गया गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ तो एक्शन लिया, तो उन्होंने कहा हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के खिलाफ एक्शन लिया गया, उसका मैं समर्थन करता हूं, अच्छी बात है, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ वसुंधरा के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर वसुंधरा जी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। जब सचिन पायलट पे इतनी आस्था है, जब सचिन पायलट पे इतनी आस्था है, तो उनके समर्थन करने वाले एमएलए पे देशद्रोह का कानून इन्हीं की सरकार ने लगाया। और आज मूल विषय क्या है? देखिए, गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक करियर में एक भी केस उनके ऊपर नहीं है करप्शन का, ना कोई ऐसा केस उनके खिलाफ है, परंतु जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की, अगर वो इतने अवांछनीय थे, वो इतने अनडिजायरेबल थे, कुछ महीने पहले भाई साहब वो आपके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे राज्यसभा में, और आज एलओपी। तो मुझे बताइए कि अवांछनीय लोगों को एलओपी बना रखा था, इतने वर्षों तक इतना बड़ा बड़ा ओहदा दे रखा था, आपकी जान आप पहचान नहीं पाए। दूसरी बात, नहीं, एक सेकंड सुरेंद्र जी, मेरी बात सुन। राजनीति में हमारे मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं होता। शरद पवार जी भी बहुत वरिष्ठ और सम्माननीय हैं, उनको एक नेता लालची कायर कहता है, और आप केवल ये कहते हैं कि वो सम्मानित नेता है अलका लांबा। आज आपने जिस प्रकार की भाषा गुलाम नबी आजाद के लिए इस्तेमाल की, तो मतलब कि आपने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पूरे अनुभव पर पानी फेर दिया कि वो नहीं पहचान पाए, परंतु राहुल गांधी और सुरेंद्र राजपूत पहचान पाए। लेकिन ये अंडे वाली बात के जस्टिफाई थी सुरेंद्र राजपूत, क्योंकि ट्विटर पे भी बड़े सारे कमेंट आए हैं जो आपने गुलाम नबी आजाद के लिए यूज करा वर्ड अंडे वाला। जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। हमें देखिए बड़ा कष्ट है गुलाम नबी आजाद साहब से। हमारा कहना यह है कि अगर उनके पास सूचनाएं पूर्व में प्राप्त थी, अगर उनके पास सूचनाएं पहले से थी गुलाम नबी साहब के साथ, तो वो क्या कर रहे थे उस समय बैठे? उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसी को क्यों खबर नहीं की? क्या अंडे सेक रहे थे वो? हम ये कह रहे हैं उनको करनी चाहिए थी, और उनके खिलाफ तो अब एजेंसीज को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भाजपा सचमुच राष्ट्रभक्त पार्टी है तो कार्रवाई करे और पूछे कि भाई कौन अनडिजायरेबल नेता है जो आपने बताया नहीं, क्यों नहीं बताते हैं? सलमान निजामी क्यों गिमिक्स कर रहे हैं? तो एक बंगले के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बंगले के लिए एक मकान, एक दुकान, एक राज्यसभा के लिए इतना झूठ बोलेंगे? तब ये खिलौने बेच रहे होंगे, तब खिलौनों के साथ खेल रहे होंगे जब गुलाम नबी आजाद ने पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला किया और कांग्रेस को जिताने का काम किया, और कश्मीर में आतंकवादी हमले 30 हुए, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे कांग्रेस में। आप लोग जो है ना कंप्यूटर बाई, हमने आप लोगों को टैगलाइन कंप्यूटर बाई की है। कोई क्लर्क है, कोई ओएसडी है, आपकी यही हैसियत नहीं है कांग्रेस में। वही राहुल गांधी है, उसकी चापलूसी करते रहोगे। आपके लिए कपिल सिब्बल नेता नहीं है, आपके लिए शरद पवार नेता नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर रहा है, आपके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नेता नहीं है, आपके लिए गुलाम नबी आजाद साहब नेता नहीं है, आपके लिए नेता सिर्फ वो लोग हैं जो ओएसडी रहे हैं, वो लोग जो है वो क्लर्क रहे हैं। अरे क्लर्क और ओएसडी आज कांग्रेस चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कहां गया इंदिरा गांधी की कांग्रेस को, नेहरू की कांग्रेस को, राजीव गांधी की कांग्रेस को? उन लोगों ने गोलियां खाई और कांग्रेस बनाई। आज राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं और कहते हैं मैं आतंकवादी को आग से आग मिला रहा था, मैं आतंकवादी के साथ चल रहा था, मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला ये कौन सा आतंकवादी राहुल गांधी को मिल गया जो आग से आग, कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता तो नहीं हो गया? अरे ऐसे लोगों के साथ आज कांग्रेस चला रहे हैं। हम तो जो है ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का मौका नहीं, हम आजाद हो गए। आप संभालिए, 40 पे आए हैं, 20 पे आप लोग आएंगे। जब गुलाम नबी आजाद साहब सोनिया गांधी के साथ था, यूपीए 1 बनी, यूपीए 2 बनी, आज राहुल गांधी आपके साथ है, आप उनके साथ हैं। आज 40 से भी नीचे आए,
नागालैंड में चुनाव हो रहा है और आप कश्मीर में बर्फ के मजे ले रहे हैं। मिलेगा ये आपकी आपको। राजनीति है। मैं फिर से कहता हूं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सलमान निजामी। इससे पहले तक गुलाम नबी आजाद साहब क्यों नहीं बोले? अरे छोड़िए गुलाम नबी आजाद साहब। गुलाम नबी आजाद साहब ने सोनिया हाँ, गांधी की तारीफ की। 2021 से पहले तक गुलाम नबी साहब क्यों नहीं एक बोले? एक करके पहले सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड बोले, फिर आप बोले। इसलिए नहीं एक बोले। सेकंड, जब मैंने जब आप रुके, आप रुके रहे, आप आधा घंटा रुको, आप आधा घंटे रुके रहे। मिर्ची क्यों लगी? नहीं, नहीं, एक एक सेकंड, राहुल गांधी देखिए, साहब ब्रिजमोहन को श्रीवास्तव जी जवाब भी नहीं देगा। इंतजार कर रहे हैं, सुब्राष्ट्र जी भी इंतजार कर रही है, लेकिन मैं मानता हूं आप आधा घंटा वेट कर, वो बीच में बोले, लेकिन आपने आधा घंटा इंतजार करा। अब मेरे निवेदन पे 30 सेकंड इंतजार कर लीजिए। ओके, जवाब दीजिए। आज की कांग्रेस प्रैक्टिकल नहीं है, आप समस्या को देखना नहीं चाहते, आप समस्या को कारपेट के अंदर ब्रश करना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत 40 सेकंड आपके गिन के, 40 सेकंड टाइमर लगाइए, देन आप बोलेंगे। आप बीच में नहीं बोलते वैसे। बिल्कुल। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी। गुलाम नबी आजाद साहब ऐसे इंसान हैं कि जिस ऐसे बच्चे हैं ये जिसको कांग्रेस जैसी मां ने पाल परोस के बड़ा किया, गबरू जवान बनाया, और जब मां बीमार या कमजोर हुई तो बच्चा दुश्मन के यहाँ जाके बैठ अरे गया। माँ के ये है हाथ में गुलाम एक नबी सेकंड, आजाद 36 साहब। सेकंड। इसलिए 2021 से आज तो पहले, बच्चा बिगड़ ये गया। मेरे निवेदन मानना पड़ेगा। 2021 से पहले अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने एक दिन पहले भी बोल दिया होता कि साहब इसमें राहुल जी में ये कमी है, हम मान जाते। उससे पहले जब तक उनको राज्यसभा दे करके रखी, जब तक बंगला दे करके रखा, जब तक उनको हरियाणा का प्रभारी बना के रखा, तब तक इनके नेता को बोला गया है, इसलिए अधिकार है। और जैसे ही वो हटे, राज्यसभा नहीं दे पाए, कांग्रेस पार्टी ठीक बुरी है, हो गई। ओके ओके, 40 सेकंड आपके हुए, अब आपकी 40 सेकंड है, बोलिए। देखिए, सलमान मैं- निजामी को दिखाइए, मैं बाकी ऑडियोज डाउन। इन्होंने कहा कि मां ने पाला। जब वो सोनिया गांधी जी के साथ थी, इंदिरा गांधी जी के साथ थे, राजीव गांधी जी के साथ थे, यूपीए 1 बनी, यूपीए 2 बनी। अब राहुल गांधी जी ने कमांड संभाली। इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि मैं फेल हो गया। अब एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, लेकिन उस पे जो आपका जितना भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो फेल हो रहा है। आप कश्मीर गए, आपने कहा 370 जो है, मोदी जी ने 370 के बाद तबाही कर दी कश्मीर में। उसी कश्मीर में जाके आप बर्फ के साथ खेल रहे हैं। मुझे हंसी आ गई। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा, अरे कौन सा बेवकूफ के साथ इतने साल गुजारे आपने, जो मोदी को एक तरफ से कह रहे हैं कश्मीर में हालात जो है बद से बदतर हो गए, और यहां दिखा रहे हैं कि मैं लाल चौक भी जा रहा हूं, मैं बर्फ के मजे भी ले रहा हूं। तो इनसे मेरा सवाल यह है कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब गलत थे, 50 साल कांग्रेस ने क्यों रखा उनको? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने आंध्र प्रदेश में लोग सरकार बना के देखिए, आजाद साहब ने पंजाब में आतंकवाद का उन्होंने मुकाबला गुलाम किया, नबी आजाद को सरकार अंडे बना के सेकने दी। की बात कही, आपने बेवकूफ बोला। मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देखिए, एक सेकंड, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी है जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी मेरा इंतजार कर रहे हैं जी। 10 सुरेंद्र राजपूत ने कहा गुलाम नबी आजाद 50 वर्ष तक क्या करते रहे, केस क्यों नहीं फाइल किया, कुछ बताया क्यों नहीं, जब अगर राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे थे। मार्गरेट आल्वा ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी परिवार का वुल्फगैंग मिशेल के साथ रिश्ता था। वुल्फगैंग मिशेल क्रिश्चियन मिशेल के बाप है जो आर्म्स डीलर है, और उनको इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया। अब मैं बोलता हूं कि अगर ये गलत तथ्य है तो सुरेंद्र राजपूत जी आपने कार्रवाई की है। ऑयल फॉर फूड स्कैम में वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम था, ये नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। अब बताइए कि आपने उसके ऊपर मानहानि का दावा किया है, तो आप गुलाम नबी आजाद को आज गालियां दे रहे हैं। ये तथ्य तो आपके नेताओं ने लिखा है। मैं सुरेंद्र राजपूत की बात जाऊंगा, लेकिन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, अब एक पॉलिटिकल सवाल है, क्या कांग्रेस डजंट वांट टू स्मेल कॉफी, यानी समस्या है, उस समस्या को एड्रेस नहीं करना चाहती? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, मेरा सोचना इस मामले में आपसे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस बेहतर तरीके से इस बात को समझती है कि देश के मुद्दे क्या हैं और उन पर किस ढंग से बात कहनी चाहिए, और यही कारण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बाकी के जितने राजनीतिक दल हैं वो सब एकजुट होकर, उसमें कांग्रेस भी एक गठबंधन का एक हिस्सा है, हम सब लोग साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बात जरूर है कि एक नैरेटिव इस ढंग का बनाया जा रहा है जिससे ये मैसेज जाए कि बहुत कांग्रेस में द्वंद्व है और गठबंधन में भी आपसी सामंजस्य नहीं है। तो मैं सारी बातों से डिनाई करता हूँ। पर एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी मैं बता देता हूँ। देखिए सुन लीजिए, ईवीएम का विषय नहीं है, ईवीएम का विषय नहीं है। नहीं, देखिए एक सेकंड, आप मुझे बात करना, क्योंकि मैं बल्कि शहजाद भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नहीं मानते उनको, आप बताइए। जनवरी को मुख्यमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, डॉक्टर स्वामी प्रधानमंत्री विषय को नहीं है ना, ईवीएम विषय है, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अच्छा ब्रिजमोहन सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं मानते, लेकिन इनको बहन अलका लामा की बात सुनाई देती है। मतलब वो अलका लामा की स्थिति सुब्रमण्यम स्वामी। अच्छा एक सेकंड, ना हम अलका लामा की बात कर रहे हैं, ना हम डॉक्टर स्वामी की बात कर रहे हैं। मैं एक बड़े मूल सवाल की बात कर रहा हूं।
अगर सब कुछ सही है बृजमोहन जी, तो जेपीसी को लेकर बैकफुट पे क्यों आई एनसीपी? जेपीसी पे फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। नहीं, बैकफुट पे कहां? अदानी पर क्यों बैकफुट पे आई? बैकफुट पे बिल्कुल नहीं आई। जब तक संसद, अमित जी, जब तक संसद का सत्र चल रहा था उस समय तक लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और इस अदानी मामले में पर शरीक थे। आज अभी संसद का सत्र जब समाप्त हुआ, सुन लीजिए ना, जब संसद का सत्र, तो उसमें तो स्पष्ट है ये बात, बिल्कुल ठीक बात है, इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश के बाहर का कोई व्यक्ति हमारे देश के नेताओं के ऊपर या हमारे देश के उद्योगपतियों पर उंगली उठाता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके पीछे लोग कौन है, वो किस प्रकार से उंगली इसमें बड़ी प्रैक्टिकल बात है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जांच कमेटी, नहीं तो मतलब कांग्रेस से तो अलग स्टैंड है ना, कांग्रेस कमेटी बना दी है। ओके सुप्रिया, ओके सुब्राष्ट्रा, कांग्रेस का एक अलग स्टैंड रहा है, अलग नैरेटिव रहा है, और एनसीपी ने, मतलब जो बात शरद राव पवार ने बोली है, any sane person will understand it, and why I am saying this कि निश्चित तौर पर एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और शरद राव पवार, मैं इस देश की राजनीति में उनको सबसे वरिष्ठ मानता हूं, और इस देश की पॉलिटिक्स को वो भली भांति समझते हैं और उसकी नब्ज को भी जानते हैं। वो बेशक सिर्फ महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, लेकिन उनका कद बड़ा है। शरद राव पवार एक प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, और एक्चुअली शरद राव पवार जी इस देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि शरद राव पवार जी का जो मैच्योर स्टैंड है इस पूरे इशू को लेकर के, चाहे वो हिंडनबर्ग का मामला हो या वो किसी भी इशू को आप लेकर के, वो इसलिए है क्योंकि शरद राव पवार जी की पार्टी के अपने नेताओं के घनिष्ठ संबंध इन सभी उद्योगपतियों के साथ हैं जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, चाहे वो अडानी हो या वो अंबानी हो, और इसमें कोई गलत नहीं है। भाई कोई भी व्यक्ति, बहुत बड़ी खबर, एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय दर्जा खत्म कर दिया है। सुब्राष्ट्रा, ये एक और नई डेवलपमेंट है। जी आमिर जी, ऐसे भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के जो अर्हताएं हैं उनको भले ही ये पार्टियां पूरी करती हूं, बट इनका जो अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व है, वो अपने अपने इलाकों से ज्यादा था नहीं। कहीं इक्का दुक्का इनके एमएलए या एमपी अगर बन भी रहे थे तो उससे कोई खास फर्क देश की राजनीति पे नहीं पड़ रहा था। तो मैं ये खबर बिल्कुल बड़ी है, लेकिन इस चीज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा तूल इस खबर को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं शुरू से ही मान रही हूँ, जब से 2000 पहले जो चुनाव खत्म हुए उससे, कि अब देश के लिए एक बेहतर विपक्ष रीजनल पार्टियां ही बना सकती हैं, जिसमें कांग्रेस कितना भी चौधरी बनने की कोशिश करे वो नहीं बन पाएगी। क्योंकि कांग्रेस आज की जो कांग्रेस है, जी नहीं, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब देंगे, 10 सेकंड सुरेंद्र जी को कहने दीजिए। सुरेंद्र जी, अगर आप मुझसे बात करते हुए मुझे आप संबोधित ये नहीं कह रहे कि मैं भाजपा की दलाल हूं, मैं फलाने से पैसे लेकर के बात करती हूं, तो मैं आपसे क्यों उलझूंगी। लेकिन अगर आपके पार्टी की जो नेत्रियां हैं जिनका नाम मैंने लिया, वो शुरुआत यहीं से करेंगी और आप कहेंगे कि जो जैसा होता है उनको वैसी बात की जाती है, तो मुझे घोर आपत्ति है इस चीज से, क्योंकि आप एक स्वतंत्र वैचारिक उनका धर्म है अपनी पार्टी के नेताओं को डिफेंड करना, नहीं कर सकते। जी, उनका धर्म है अपनी पार्टी को नेताओं को डिफेंड करना, वो करें, लेकिन उनका धर्म है। वक्त ब्रेक का है, देख रहे हैं आप वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। मैं मूल चर्चा पे आना चाहता हूं, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस समय। देखिए अभी आप कह रहे हैं कि जो बात सलमान निजामी ने बोली उसका जवाब, और क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को खुद समझ नहीं आ रहा कि इस समय वो किस डायरेक्शन में जाए, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है बार बार? कहते हैं ना, आपकी करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। अमीश भाई, हमारा सीधा जुड़ाव जनता के मुद्दों से है। अगर हम देश के क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने देश के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है,
दो बेचने वाले हैं और दो खरीदने वाले हैं। इन दोनों लोगों ने देश के लगभग 90% संसाधन पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल आखिरी दौर है, डिफेंस बिल्कुल का आखिरी दौर सेक्टर है। आपने बोला डेरे का सारा जी आपने बोला डेरे अब मंजिलों पर ही डाले जाएंगे, लेकिन इन डेरे पर जाने से पहले कभी सचिन पायलट और गहलोत हो जाता है, कभी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया हो जाता है, कभी गुलाम नबी आजाद हो जाता है, कभी अनिल एंटनी हो जाता है, कभी किरण कुमार रेड्डी हो जाता है। तो डेरे मंजिलों पर पहुंचेंगे कैसे जब डेरा ही खाली होता जा रहा है? अमीश भाई, इसका एक बड़ा स्पष्ट है कि राजनीति में जिंदा पार्टियों में ही गुटबाजी होती है, जिंदा पार्टियों में ही मतभेद होते हैं। मरे हुए जहां जहां जिनका लोकतंत्र मरा हुआ होता है उनके यहां मतभेद नहीं होते। हमारा लोकतंत्र जीवंत है, कांग्रेस का जीवंत लोकतंत्र है, इसीलिए सचिन पायलट और सलमान निजामी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं लोकतंत्र जिंदा है, आपको दिखा नहीं सलमान निजामी? शहजाद पूनावाला को तो चुनौती गुलाम देते नबी हुए आजाद बात को गाली पूछ नहीं रहा हूं देते कि नरेंद्र कपिल सिब्बल मोदी के के घर में अलावा पत्थर कौन नहीं इनका फेंकते। नेता है, जरा बता अगर दे, लोकतंत्र जिंदा होता तो बाकी नेताओं को गाली नहीं देते कोई बता दे और कि ये आजाद साहब की बात को सुनते, दावेदार है, उनका सम्मान करते। 50 साल कांग्रेस के लिए बहुत शहजाद भाई को कुर्बानियां दी उन्होंने। सलमान साहब, इससे ज्यादा आप मत अरे बोलिए, किस कोई लिए फायदा नहीं, लोकतंत्र आप की हमारे बात कर पुराने रहे हैं? साथी हैं। मुझसे ज्यादा ठीक किसने है लड़ा कि नहीं? कांग्रेस के अब लिए आप जम्मू छोड़ कश्मीर दीजिए, से? गुलाम नबी साहब ने जो किसने किया लड़ा? है वो आप गद्दारी दिल की पे श्रेणी में हाथ आता है। रखिए और बोलिए कि मैंने सलमान कहा ना, निजामी से ज्यादा कांग्रेस आपको कहते हुए हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन गुलाम नबी क्या साहब ने सलमान जो निजामी कुछ की किया सुनी है वो आपने? गद्दारी की श्रेणी में आता है। एक शायर को लाया, मैंने बहुत साफ कहता हूं, बड़ी चेयरमैन अच्छा सुनिए ठीक है विषय हुआ ओके आप तमाम लोगों का अब मैं एक और चीज पर आता हूं और अब कांग्रेस के सियासी संकट काल पर 360 डिग्री वाले विश्लेषण का वक्त है, क्योंकि 2024 के लिए चुनावी युद्ध के लिए कांग्रेस ने दो खास मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा उठाया अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसके आधार पर कांग्रेस बार बार कह रही थी कि 20,000 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है, और इसी मुद्दे के दम पर कांग्रेस पूरे विपक्ष को अपने साथ जोड़ते हुए जीपीसी की टाल ठोक रही थी। लेकिन अचानक शरद राव पवार ने अदानी पर जेपीसी वाले गुब्बारे की हवा निकाल डाली। शरद पवार कह रहे हैं कि जेपीसी बहुमत के आधार पर बनती है, इसलिए अगर जेपीसी बनती है तो इसके कुल 21 सदस्यों में से 15 सत्ता पक्ष होंगे और मात्र 6 सदस्य विपक्षी होंगे, जो एक लॉजिकल बात है। इसलिए शरद पवार को जेपीसी का कोई फायदा नहीं दिखता है, ये उनकी पॉलिटिकल विजन भी कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये डबल झटका है, एक तो जेपीसी पर शरद पवार का साथ नहीं है, और दूसरा जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस पूरे विपक्ष को साथ जोड़ने का ख्वाब देख रही थी, वो मुद्दा भी अब हाथ से फिसलता दिख रहा है। और तो और खुद कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार भी अदानी पर कोई मुद्दा नहीं मान रहे हैं, अदानी को कोई मुद्दा नहीं मान रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको फ्लैशबैक में भी लेकर जाऊंगा। याद कीजिए 2019 का चुनावी माहौल, उस वक्त राहुल गांधी ने चुनाव से कई महीने पहले रफाल डील को लेकर चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया। यह ठीक वैसा ही था जैसा आज राहुल गांधी अदानी को लेकर कह रहे हैं। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर जनता की अदालत तक हर जगह कांग्रेस और राहुल गांधी को मुंह की ही खानी पड़ी इस विषय पर, और आज अदानी के मुद्दे पर भी ऐसी ही तस्वीर बनती हुई देश के सामने दिख रही है। तो सवाल है, क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं लेती है? इसी बड़े सवाल को आज मैं एक निष्कर्ष के लिए आपको छोड़ जाता हूं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार। Powered by